नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका ईरान के साथ जंग छोड़कर भाग निकला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ अब जंग की जरूरत नहीं बची है, हमारे सभी टारगेट पूरे हो गए हैं। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका का कौन सा टारगेट पूरा हो गया है। ना ईरान जंग में हारा, ना ईरान में रिजीम चेंज हुई, ना तो ईरान ने अमेरिका को अपने तेल के कुएं सौंपे और ना ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हुआ। कुछ भी तो अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि हम हॉर्मूज खुलवा देंगे, इसके लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च भी कर दिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मूज स्ट्रेट पहुंचे, ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर दी और ट्रंप ने तुरंत ही प्रोजेक्ट फ्रीडम भी बंद कर दिया। और अब अमेरिका जंग से भाग रहा है। ट्रंप और उनके विदेश मंत्री के बयान के बाद दावे ये किए जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच खत्म हुई जंग। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस और यूक्रेन में लागू होने से पहले ही टूटा युद्ध विराम। रूस ने यूक्रेन पर किया भीषण हमला, कई लोगों की गई जान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले ये घोर निंदनीय। बांग्लादेश ने बढ़ाई भारत की चिंता। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान बोले अब भारत का इंतजार नहीं कर सकते, चीन का करेंगे रुख। पाकिस्तान से भी बढ़ाई करीबी। पाकिस्तान को ट्रंप प्रशासन से मिला झटका। पेशावर में महावाणिज्य दूतावास बंद करेगा अमेरिका, बताया राजनयिकों को खतरा। और चलते चलते में देखेंगे इंसान और जानवर के आने वाली नस्लों पर मंडराते खतरे को वैज्ञानिकों ने चेताया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत संग डील खत्म होने के बाद भी नेपाल ने मांगी 80,000 टन खाद। ईरान युद्ध से किल्लत, सरकार पर मित्र देशों से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दबाव। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गौर का बयान। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा भारत का निवेश। टेक, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में 20.5 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश की योजना। सूडान का इथियोपिया और यूएई पर बड़ा आरोप। हाल ही में हुए ड्रोन हमलों में बताया हाथ। कहा इस आक्रामकता को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में 7 मई को होंगे स्थानीय चुनाव। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को चुनावों में भारी नुकसान का डर। पीएम स्टामर की कुर्सी पर भी गहराया संकट। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म हो गई है। अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 28 फरवरी से शुरू हुआ एपिक फ्यूरी अब खत्म हो गया है। अमेरिका अब शांति की बात कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च किया गया था, उसे कुछ ही घंटों बाद वापस ले लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूरे और अंतिम समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ा गया है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही एक बड़ा समझौता हो सकता है। पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों ने इस मामले में अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के सैन्य अभियान में अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए, जिससे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके और डील की जा सके। वैसे ट्रंप ने हॉर्मूज में की गई नाकेबंदी को हटाने की बात अभी नहीं कही है। कहा है कि यह जारी रहेगी। ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उनके बयान से एक बात तो साफ हो गई कि अमेरिका को लेकर जो खबरें आ रही थी कि ट्रंप हर हाल में इस जंग से निकलना चाहते हैं, अब वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कर अमेरिका हॉर्मूज की नाकेबंदी भी हटा सकता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 4 मई को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया गया था। इसका मकसद उन जहाजों को सुरक्षित निकालना था जो हॉर्मूज स्ट्रेट में फंस गए थे। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। और जब ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नेवी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, तब हॉर्मूज स्ट्रेट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। यूएई की तरफ से कहा गया कि उसके कुछ जहाजों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। फ्रांसीसी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ने भी कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट से निकल रहे उसके जहाज पर हमला किया गया है, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी की तरफ से भी कहा गया कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने के बाद 2 अमेरिकी कमर्शियल जहाज हॉर्मूज से गुजर रहे थे और तब उन पर ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और छोटी हथियारबंद नौकाओं से हमला किया गया।
अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने प्रतिरोध किया उसके चलते अमेरिका भी दबाव में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि सीजफायर के बाद से अब तक ईरान 10 बार सैन्य जहाजों और 9 बार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुका है। यह पहली बार है कि अमेरिकी सेना ने यह कबूल किया है कि ईरान ने उसके युद्धपोतों को निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि हॉर्मुज के करीब इस वक्त सिर्फ अमेरिका के ही युद्धपोत हमलावर स्थिति में तैनात है। यानी ईरान अभी तक जो दावे कर रहा था उसे अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि उसके युद्धपोतों पर हमला किया गया था। और इसके बाद अमेरिका ने ईरान से जंग खत्म करने की बात भी कह दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसे 28 फरवरी को शुरू किया गया था, वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान में हमारे सभी मकसद पूरे हो चुके हैं और अब अमेरिका किसी नए युद्ध या संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता। अमेरिका शांति चाहता है और उम्मीद करता है कि ईरान भी समझौते की तरफ आगे बढ़ेगा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि अमेरिका शांति चाहता है, वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की नेवी समुद्री लुटेरों की तरह है और वैसा ही काम कर रही है और अब अमेरिका शांति की बात कर रहा है। वैसे ट्रंप के इस ऐलान को ईरान की बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान किसी के भी दबाव में नहीं झुकेगा। पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव की नीति अपना रहा है और दूसरी तरफ वो चाहता है कि ईरान बातचीत की मेज पर आए और आखिरकार उसकी एक तरफा मांगों के सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन यह नामुमकिन है और अब अमेरिका ही ईरान के सामने झुकता दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम लागू होने से पहले ही टूटता दिखाई दे रहा है। वैसे तो दोनों ही देशों की तरफ से अस्थायी रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। रूस की तरफ से विक्ट्री डे के मौके पर 8 से 9 मई तक सीजफायर का ऐलान किया गया, लेकिन यूक्रेन ने 2 दिन पहले से ही इसे लागू करने की बात कही और 5 से 6 मई की रात 9 बजे से ही युद्ध विराम लागू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि इसे अमल में लाया जाता, रूस की तरफ से पहले ही मिसाइल अटैक शुरू कर दिया गया और उससे भी ज्यादा चिंता वाली बात तो यह है कि इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 मई को दक्षिण पूर्वी जापोरोजिया में शक्तिशाली रूसी ग्लाइड बम पूर्वी शहर क्रामातोर्स्क, दक्षिणी शहर जापोरोजिया और उत्तरी शहर चेरनीहिव पर गिरे, जिसमें कम से कम 17 नागरिक मारे गए और 45 अन्य लोग घायल हो गए। यह इस साल शहर पर हुए सबसे भीषण हमलों में से एक है। उत्तर पूर्व में संघर्षग्रस्त दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के नियंत्रण वाले अंतिम केंद्र क्रामातोर्स्क शहर में 6 लोग मारे गए हैं और 12 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं दिनिप्रो शहर में 4 और लोगों की मौत हो गई। रात भर में पल्तावा और खार्किव क्षेत्रों में स्थित यूक्रेनी राज्य संचालित गैस संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 3 कर्मचारी और 2 बचाव कर्मी मारे गए। यानी रूसी सेना अब दोनेत्स्क में यूक्रेन के अधिकार वाले अंतिम केंद्र को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिशों में जुट गई है और ये सब कीव में युद्ध विराम लागू होने से कुछ घंटे पहले और मॉस्को की तरफ से दुश्मनी पर विराम का वादा लागू करने से 3 दिन पहले हो रहा है, जिसके बाद ये युद्ध विराम कितना टिक पाएगा, इस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कल तक ये कह रहे थे कि रूसी नेताओं के लिए अपने युद्ध को खत्म करने के लिए वास्तविक कदम उठाने का वक्त अब आ गया है, उनके सुर भी अब धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रचार के उद्देश्य से युद्ध विराम की मांग करना और इसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमले करना घोर निंदनीय है। यूक्रेन को दीर्घकालिक युद्ध विराम की जरूरत है। यानी ज़ेलेंस्की एक स्थायी युद्ध विराम पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह क्षेत्र में तनाव जारी है उसे देखते हुए फिलहाल ये मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 9 मई तक क्या दोनों देशों में शांति बरकरार रह पाएगी या अस्थायी युद्ध विराम भी टूट जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर बढ़ती भारत की चिंता की। तो बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के गठन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हो सकते हैं, जो इससे पहले मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में काफी खराब हो गए थे। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा, बल्कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी करीबी बढ़ाता जा रहा है, जो भारत की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ा रहा है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के साथ सालों से अटके तीस्ता समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उसने साफ कह दिया है कि अब वो इसके लिए भारत का इंतजार नहीं करेगा।
यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की तरफ से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि तीस्ता समझौते के लिए बांग्लादेश अब भारत का इंतजार नहीं कर सकता और इसीलिए अब चीन का रुख किया जाएगा। विदेश मंत्री ने इस समझौते को अपने देश के लिए बेहद जरूरी बताया है, जिसके बाद खबर यह आ रही है कि वो जल्द ही चीन का दौरा कर सकते हैं, जहां कई मुद्दों पर बातचीत होगी। चीन के दौरे से पहले उन्होंने बताया कि चीन में बातचीत के एजेंडे में तीस्ता परियोजना भी शामिल होगी। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर तीस्ता नदी पर छिड़ा ये पूरा विवाद क्या है। तो बांग्लादेश चाहता है कि उसे नदी में बराबर हिस्सा मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसका विरोध करती रही है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच काफी वक्त से विवाद छिड़ा हुआ है और अब बांग्लादेश ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बांग्लादेश इस मामले को लेकर चीन के पास पहुंच गया है ताकि उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान से भी बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देश की तारिक रहमान सरकार लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी है। इसी क्रम में बांग्लादेश ने अपने 12 सीनियर अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा है। दरअसल पाकिस्तान में एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने अपने अधिकारियों को भेजा है और सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का पूरा खर्च पाकिस्तान उठा रहा है। यानी बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार की तरफ से इसमें कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया जाएगा, जिससे यह साफ है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश का झुकाव बढ़ता जा रहा है और यह भारत की चिंता को बढ़ा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान को लगे बड़े झटके की। तो पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव जग जाहिर है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिशों में नजर आते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और इसके बावजूद अब उनकी कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में मौजूद महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और बताया गया कि पेशावर स्थित कॉन्सुलेट को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभाग ने इस फैसले के पीछे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और संसाधनों के ज्यादा बेहतर इस्तेमाल की जरूरत का हवाला दिया है। बताया गया है कि पेशावर कॉन्सुलेट से जुड़ी राजनयिक जिम्मेदारियां इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को सौंप दी जाएंगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान में प्राथमिकताओं में बदलाव न होने की बात कही है। विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पेशावर में हमारी भौतिक मौजूदगी में बदलाव आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर प्रशासन की नीतिगत प्राथमिकताएं जस की तस बनी रहेंगी। अमेरिकी अधिकारी खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय नेताओं और समुदायों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे ताकि आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, विभाग ने आगे यह भी बताया कि वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मौजूद मिशनों के जरिए पाकिस्तान में राजनयिक मौजूदगी बनाए रखेगा। लेकिन अमेरिका के इस कदम के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार अमेरिका ने जो कहा है कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के चलते वो ये फैसला कर रहा है, तो ऐसे में उनके अधिकारियों को खतरा किससे है? क्या पाकिस्तान सरकार उनके राजनयिकों को सुरक्षा देने में विफल रही है? कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की ईरान जंग में मध्यस्थता का उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। अमेरिका ने अपने इस फैसले के जरिए यह साफ संदेश दे दिया है कि होगा वही जो अमेरिका को ठीक लगेगा। अब देखना यह होगा कि अमेरिका के इस कदम के जवाब में पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया देता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसान और जानवर के आने वाली नस्लों पर मंडराते खतरे की। तो दुनिया तेजी से बदलती जा रही है। कल तक जो इंसान आदिवासियों की तरह जंगलों में जीवन बिताते थे, आज वो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं। जंगली फल सब्जियों की बजाय अब घर में पकवान बनाकर खाते हैं। विज्ञान तो अब इतना आगे बढ़ चुका है कि वैज्ञानिकों के बनाए रोबोट इंसान के सारे काम कर सकते हैं। यानी हमारी सभ्यता काफी बदल चुकी है। लेकिन इसके सिर्फ फायदे ही नहीं है, बल्कि इसका नुकसान भी काफी बड़ा है। यह भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इंसान और जानवर की नस्लें ही खत्म हो जाए। वैज्ञानिक खुद इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि केमिकल और जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसान और जानवर दोनों की प्रजनन क्षमता पर खराब असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी और ऑक्सीजन की कमी और केमिकल का जानवरों पर ज्यादा तनाव पड़ रहा है। ये उनके प्रजनन के तनाव को बढ़ा रहे हैं। वहीं समय के साथ सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। कई पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पॉल्यूटेंट और फॉरएवर केमिकल चुपचाप फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
पुरुष और महिला दोनों में बांझपन की समस्या देखने को मिल रही है। आज के समय में मार्केट में 1000 से भी ज्यादा केमिकल मौजूद हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी अब केमिकल और जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसान और जानवरों की प्रजातियां खत्म होने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही हैं। वैसे तो पिछले 50 सालों में धरती पर कई वन्य जीवों की आबादी बहुत ज्यादा घट गई है, जिनमें कई वन्य जीव तो लुप्त होने की कगार पर हैं। और अब इसकी एक बड़ी वजह फर्टिलिटी की समस्या भी मानी जा सकती है। अब अगर हम केमिकल्स और अलग अलग प्रजातियों पर होते उसके असर की बात करें तो इंसानों पर माइक्रोप्लास्टिक और PFAS यानी पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स यानी हमेशा रहने वाले रसायन कहा जाता है, उनकी वजह से पुरुषों में स्पर्म की संख्या और गति कम हो रही है, जिससे उनमें फर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। इसके बाद अब पक्षियों की बात करें तो PFAS और ऑर्गेनोक्लोरीन्स की वजह से अंडे से बच्चे निकलने में समस्या आती है। वहीं मछलियों की बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक और पायरेथ्रॉइड्स की वजह से मछलियों में अंडे कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या कम हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें केमिकल की सुरक्षा की जांच को तेज करना होगा, प्लास्टिक और प्रदूषण दोनों को कम करना होगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने में ज्यादा मेहनत करनी होगी, और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करेंगी। फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।